हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा फुले, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ सावित्री क्लिनिक। आज 8 मार्च है और आज के दिन सभी वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम। और इसी के पश्चात आज हमने एक लाइव रखा है और इस लाइव पर हम हमारे कुछ गेस्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि हमको ये बताएंगे कि ये जो टॉपिक हमने रखा है मेनोपॉज, ये एक महिला के लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसमें होने वाले क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकली और मेंटली क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें डाइट, होम्योपैथी, इन सभी का रोल क्या होता है और मेनोपॉज के बारे में किस तरह का अवेयरनेस हमारे लाइफ में हमारे साथ होना चाहिए और हर किसी को ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। इसके बारे में हम इस लाइव में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हमारे साथ पहले ज्वाइन होने वाले हैं। हेलो डॉक्टर प्रांजल मैम। हेलो 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 हेलो। डॉक्टर पूजा, सॉरी। हमारे साथ जुड़े हैं टेक्निकल डॉक्टर इशू। प्रांजल जो कि नागपुर से है। हाय। हेलो आज एवरीवन। की इस लाइव थैंक यू। में आज की इस लाइव में हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल मैम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर को जो कि एक जाने माने हस्ती है होम्योपैथ के फील्ड में। तो आइए हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सो हेलो एवरीवन। आज के जो हमारे स्पीकर हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रेमन बोथरा सर, जो एक रिनाउंड होम्योपैथ है। आई थिंक वो ज्वाइन हो रहे हैं हमें, है ना? यस। आई थिंक उनके सामने इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है। 2 मिनट हम वेट करते हैं। कोई बात नहीं। आज का हमारा लाइव है ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, जो डॉक्टर पूजा ने आपको बताया होगा कि क्यों हमने ये टॉपिक को चुना। सबको मैसेज। यस, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जनरली लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है और पता नहीं होता है कि हमें इसके साथ कैसे क्या डील करना है। जो मेंटल ये जो एक महिला के लाइफ में जो एक महिला के लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एट दिस फेज। और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होना, फिजिकल, मोस्टली फिजिकल चेंजेस भी बहुत सारे होता है। एट्रोफी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वुमन के, तो उसके वजह से भी बहुत सारे मोस्टली इसको बहुत इग्नोर किया जाता है जब ये फेज में कोई लेडी जाती है। जब उनका मेंटल हेल्थ बहुत वीक हो जाता है, बहुत इमोशनल सेंसिटिव, बहुत स्ट्रांग लेडी रहती है पहले और बाद में अचानक से बहुत इमोशनल और वीक हो जाती है, तो उसको एक अलग सा नाम दिया जाता है, बट इट इज ऑल ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो यस, हम सर का वेट कर यस, रहे हैं। हमारे साथ सर ज्वाइन हो रहे हैं। तो या प्रांजल मैम, मैं आपको बताऊंगी कि सर को आप इंट्रोड्यूस कीजिए और इस लाइव की हम शुरुआत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रेमन बोथरा सर, जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं, महाराष्ट्र के। और सिंस 25 इयर्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सर्विस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर के, यदि हम सक्सेस स्टोरीज देखें तो सर ने बहुत सारे जो इंक्योरेबल केसेस रहते हैं, जैसे कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई,
रेनल फेल्यूर, पीसीओडी, साइकेट्रिक इलनेसेस और विटिलिगो, ये सारे जो क्रॉनिक इलनेसेस है जिनमें अदर मॉडर्न मेडिसिन भी काम नहीं करता आई थिंक। और सर ने विथ होम्योपैथी इनमें बहुत अच्छे से रिजल्ट दिए हैं और पेशेंट को क्योर दिया है। बियॉन्ड दिस सर एक बहुत अच्छे फार्मर, नेचर लवर और फॉरेस्ट मेकर है। सर का एक बुक भी पब्लिश हुआ है बर्ड्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट अंडर है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि सर एक बहुत अच्छे टीचर भी है, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी से गाइडलाइन देते हैं, बहुत अच्छी से गाइडेंस हमेशा सर का हमारे साथ होता है। एंड सर का जो नॉलेज है अबाउट होम्योपैथी रेमेडीज बहुत रिफाइंड है और बहुत अच्छा होने की वजह से सर ने आज तक बहुत सारे लाइफ्स को क्योर, मतलब बहुत सारे इनक्योरेबल डिसीज से क्योर किया है। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रेमन बोथरा सर। एंड आज भी वो हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे अबाउट दिस टॉपिक मेनोपॉज, जो बहुत आज बहुत वीक नहीं बोलेंगे बट स्ट्रॉन्ग टॉपिक है फॉर वुमेन। और बहुत फेज, अलग सी फेज होती है वुमेन्स के लिए, तो सर का गाइडेंस हमें आज मिलेगा। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, एंड ओवर टू यू। वेलकम सर। यू थैंक यू वेरी मच पूजा प्रांजल। सबसे पहले मैं आज वुमेन्स डे की सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि फीमेल का एक अपना स्थान होता है जिंदगी में। हर इंसान जो है उसकी लाइफ में एक स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं आज अपनी माँ को याद करता हूँ, तो आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, और यहाँ तुम्हारे सामने एज ए डॉक्टर बैठा हूँ तो ये उसकी कृपा है। और सबसे बड़ी चीज है कि स्त्री में ही वो शक्ति होती है कि वो मिस अपने बच्चों में जान डाल सके या शक्ति डाल सके। ये जो ताकत होती है, जो फर्स्ट टीचर होती है, तो वो माँ ही होती है। तो सबसे पहले तो आप में सब में जितने भी लोग यहाँ सुनेंगे आज इस को, तो जितनी लेडीज आज मेनोपॉज के बारे में जानना चाहेंगी, उनमें बसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। और आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे बहुत सी बातें ये करना है कि जितने लोग जुड़ेंगे इसमें, वो तो देखेंगे ही कि मेनोपॉज कितना महत्वपूर्ण चेंज है लाइफ में, और उसको डील कैसे करना है। और सबसे पहले कि होम्योपैथी अपने आप में एक बहुत अच्छा साइंस है, और मनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि जितनी सहजता से आप किसी डिसीज से निजात पा सकते हो, तो वो होम्योपैथी है। तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेनोपॉज होता क्या है। जिस तरह साल की ऋतुमान बदलते हैं, उसी प्रमाण से, उसी तरह ये एक मोड़ रहता है स्त्री की जिंदगी में, जो अक्सर 40 या 50 की उम्र में आ जाता है। तो एक मोड़ होता है, एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। तो इस मोड़ के चलते वहां पर जो माहवारी है वो बंद होने की कगार पर आ जाती है, जहां पर इतने साल उसने स्त्रीत्व को जिया हुआ होता है। जो उसके मेंसेस रहते हैं, जो पीरियड्स है, वो जो रेगुलर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाते हैं, उसकी इरेगुलरिटीज आना शुरू हो जाती है। तो ये उम्र यूजुअली जो उम्र रहती है, तो 40 या 45 या 50 के बीच में ये बदलाव आने लग जाता है। ये जो बदलाव रहता है, तो व्यक्ति सदृश रहता है कि किसी के लाइफ में वो अर्ली भी आ सकता है, 42 की उम्र में आ सकता है, किसी की लाइफ में वो 50 तक भी जा सकता है। तो
कहीं कहीं एक हेरिडिटरी टेंट रहता है कि किसी के घर में अगर उनकी माँ को 50वें साल में अगर मेंसेस गए हैं तो हो सकता है कि आपके भी मेंसेस वहां तक चल सके। तो सबसे बड़ी क्या रहती है इस स्थिति में, क्या रहता है, तो प्री मेनोपॉजल एक स्टेट रहती है। तो पीरियड जाने से पहले यानी उम्र की 45 में आते आते पेरी मेनोपॉज होता है कि जहाँ पर पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और कभी 2 महीने में आएंगे, कभी 1 महीने में आएंगे, अगर आए तो ज्यादा दिन तक रहेगी। ब्लीडिंग जो है वो लगभग 15 दिन तक चलती रहेगी। तो बहुत सी हमारी बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको उनको ये पता नहीं होता है कि ये बदलाव क्या होता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज के जमाने की है, तो उनको मेनोपॉज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, लेकिन एक सामान्य जो स्त्रियां हैं, उनको स्त्रियां होती है तो उनको ये पता नहीं होता है। तो एक पेरी मेनोपॉज एक स्टेट रहती है कि वहां पर जो रेगुलर पीरियड्स है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग कभी ज्यादा जाने लगती है, कभी कम जाने लगती है, कभी 15 दिन में ही पीरियड आ जाएंगे। तो ये जो बदलाव है वो ये आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है कि पीरियड्स में बदलाव आना, ये सबसे बड़ा ये रहता है। उसके बाद जो सिम्टम आता है वो हॉट फ्लैशेस का आता है कि आपके शरीर में से कहीं से अगर गर्माहट महसूस होने लग जाती है। स्पेशली जो गर्माहट महसूस होती है वो थाइस में स्पेशली होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो होता है कि थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है, कभी ठंड बजने लग जाती है, कभी हीट महसूस होने लग जाती है पर्टिकुलर अंग में। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव है। और एक बदलाव जो रहता है कि कभी पसीना आ जाएगा, तो इतना पसीना आएगा कि पेशेंट को ये पता नहीं चलता या स्त्री को ये नहीं पता चलता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके आगे चल के और एक बदलाव आता है। वो बदलाव वो है कि नींद नहीं आती है बहुत। जी, जो फीमेल्स मेनोपॉज में रहती है उनको नींद नहीं आती है और एक बेचैनी रहती है। कोई बेचैनी जो रहती है वो बेचैनी का कोई कारण नहीं मिलता कि नींद क्यों नहीं आती है। तो अपने जो सिम्टम्स है वो अपने किसी को बता नहीं सकती है कि क्या बदलाव हो रहे हैं। उसे वो टैकल नहीं करते आते कोई सिम्टम्स की जो बदलाव होने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये सबसे बड़ी चीज रहती है कि मानसिक स्थिति भी थोड़ी बहुत बदलाव में आ जाती है और वो चलते उन्हें ये नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरा जो एक बदलाव आता है तो अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता है कि इसका कारण क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर की जो है वो एकदम वीक होना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो क्वेश्चन रहता है, जो मेनोपॉजल एज में आने वाली लेडीज हमें पूछती है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे को कभी इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है, तो ये बदलाव को वो भाप नहीं सकती है, सही तरीके से उसको देख नहीं पाती है। सबसे और एक बात महज रहती है कि शरीर की जो क्रियाएं हैं, नॉर्मल क्रियाएं हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। काम करने की जो क्षमताएं हैं उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा जो बदलाव आता है वो ये रहता है कि उनकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो पूर्णतः कम हो जाती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। और सबसे बड़ा जो बदलाव एक रहता है कि मिस जो वजाइना रहता है, जो जनन अंग रहता है, उसमें ड्राइनेस बहुत महसूस होने लग जाता है। वो कोई उसका स्पेसिफिक कारण नहीं पता चलता है, इसलिए सेक्सुअल एक्ट भी उनके लिए पेनफुल होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते एक इरिटेबिलिटी का माहौल एक रिश्तेदारी में जो है अपने रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बाल झड़ना हो जाता है। बाल की जो समस्याएं हैं वो कॉमनली आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो स्तन है उसमें भी लूजनेस आना शुरू हो जाता है। और
सबसे अहम जो और एक सिम्टम आता है, बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है, अर्जिंग होती है, ये भी एक बहुत महज एक सिम्टम आना शुरू हो जाता है। तो सबसे और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम जो मेंटल लेवल पे होता है, वो मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। जो मूड स्विंग्स होते हैं वो उसको भी, उसे भावते नहीं आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। रोना आता है, क्यों आता है इसका रीजन वो नहीं बता सकती कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। ये सबसे बड़ी चीज है, ये बदलाव जो है वो भी आना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि मेनोपॉज में ये क्यों होता है, व्हाई सच टाइप ऑफ सिम्टम्स हैपन इन दैट एज, वो एज में ये क्यों होता है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है कि हमारे शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो फीमेल के हर जगह पे रहता है। जो मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जो वो प्रोजेस्टेरॉन कम से कम बहना शुरू हो जाता है, खून में आना शुरू हो जाता है, वो हार्मोन कम हो जाता है। उसके चलते वो सब जो पीरियड्स है, जो उसकी कैपेसिटी है, बियर बच्चा बियर करने की जो कैपेसिटी है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन की कम होने के चलते। वैसा दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो फीमेल का होता है, ईस्ट्रोजन, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ईस्ट्रोजन हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, स्त्री सुलभ जो भावनाएं हैं उससे जुड़ा होता है। तो वो जो हार्मोन कम होने के बाद नेचुरली तुम्हारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है कि उसके रिसेप्टर्स जो है, जो मीन्स ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स है हमारे सब ऑर्गन्स पे रहते हैं। मीन्स हार्ट पे रहते हैं, किडनी पे रहते हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उस पे ये पूरे पूरे ईस्ट्रोजन के जो है रिसेप्टर्स रहते हैं। ब्रेन में भी रिसेप्टर्स रहते हैं, किडनीज में रहते हैं, हर जगह पे वो रिसेप्टर्स रहते हैं। वो रिसेप्टर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके चलते हमारा बैलेंस जो है, जो फ्लो है, नेचुरल हार्मनी है शरीर की, वो शरीर की हार्मनी बिगड़ जाती है। फिर भी हमारा शरीर जो है बहुत होशियार रहता है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं है। इतना ही क्या, लेकिन जो रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो सिनेप्सेस पे रहते हैं, या अपन अपने को जो संवेदनाएं महसूस होती है, वो संवेदनाएं जहां से महसूस होती है उस सिनेप्सेस पे भी जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स रहते हैं। और एस्ट्रोजन जिस रिसेप्टर्स पे रहते हैं, ये में जैसे क्या बोलते हैं, उसके सिनेप्सेस पे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, या जो हमारी मेमोरी है, इस एस्ट्रोजन के तहत ही आती है। एस्ट्रोजन जब तक तुम्हारा परफेक्ट है, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है, तुम्हारे इमोशंस सही तरीके से बने रहते हैं। और वो जब कम होना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें, मेंटल सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट महत्व का एक सिम्टम बताऊं मैं कि एस्ट्रोजन कम होने के कारण, मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रोजन कम होने के कारण सबसे बड़ी चीज जो आती है कि फीमेल का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन रहने के तहत 40 या 45 या 50 की उम्र तक किसी भी स्त्री को जनरली हार्ट अटैक का धोखा नहीं रहता है, या हार्ट अटैक आने के चांसेस सिर्फ एस्ट्रोजन के कारण नहीं रहते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होते जाता है, जैसे मेनोपॉज आ गया, एस्ट्रोजन आपका कम हो गया, तो आपका हार्ट अटैक का जो भी ये है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि फीमेल में भी जो है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हार्ट अटैक आते हैं फीमेल में, वो आफ्टर 45 ही शुरू हो जाते हैं, या 45-50 की उम्र से शुरू हो जाते हैं। उसका एक में कारण है कि जो हार्ट पे के एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये जो है, हार्मोन्स की डिफिशियंसी जो है वो कारणीभूत है। एस्ट्रोजन, मैंने जैसे कि पहले बताया कि एस्ट्रोजन जो है तुम्हारे भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, हमारी भावनिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है।
और जैसे ही एस्ट्रोजन कम हो जाए तो हमारे स्वभाव में या स्त्री के स्वभाव में एक ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है, जैसे कि ड्राइनेस जेनिटल्स में भी ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है। कितनी बहुत बार ऐसे होता है कि जो घर का पार्टनर होता है उसको ये पता नहीं होता है कि मेनोपॉज में क्या चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस के चलते बहुत बार घर का जो पुरुष है वो भी इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो सेक्सुअल लाइफ पे पड़ना शुरू हो जाता है, और वो जो इरिटेबिलिटी रहती है फीमेल की वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, एंगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब चलते हुए बहुत सारी चीजें जो रहती है मेनोपॉज में, ये बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे और दूसरा जो है, अब इतना डिस्कस करने के बाद ये पता चलता है कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। अगर एलोपैथिक साइंस के चलते हम देखें तो इसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है, HRT। तो ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो टैबलेट के रूप में दिया जाता है, जिसके कारण जो है एस्ट्रोजन लेवल एक हार्मोन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस से चले जाए तो जो नेचुरलिटी है, जो नेचुरल चीज है, जो जब जिस उम्र में होने वाली है, इसको आप रोक नहीं सकते। बहुत बार सबसे बड़ी वो चीज रहती है कि उसको रोकना भी नहीं चाहिए। भले ही हम बाहर से एस्ट्रोजन लेने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लगभग एस्ट्रोजन थेरेपी लेने के बाद ब्रेन स्ट्रोक का 90% चांसेस रहता है फीमेल को आने का। सबसे बड़ी चीज जो है वो स्ट्रोक का प्रमाण जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आजकल के जो क्लिनिक्स है, मेनोपॉज क्लिनिक्स में यूजुअली हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज नहीं की जाती है। तो वो सोचते हैं कि बहुत बार सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है विटामिन एंड कैल्शियम, इस दोनों चीज पे ही वो बहुत बार मैनेज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि अपने फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम मान लो कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल जाता है ये सब चीजों में कि चेंजेस जो आते हैं वो थेरेपी लेने के बाद वो बहुत बहुत गहरे होते हैं, बहुत आसान नहीं होते। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन का जो मेन रहता है कि जैसे एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हमारे बोन्स में होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे वो कैल्शियम कम नहीं होना, इसलिए कैल्शियम का रिप्लेसमेंट हम रख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो चेंजेस आ रहे हैं बोन में वो रोके जा सके। तो ये सबसे बड़े लक्षण हैं मेनोपॉज के, और इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फीमेल के लाइफ में ये जो बदलाव आता है, ये जो ऋतु बदल आता है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव गिरता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। क्योंकि फीमेल को ये पता ही नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है, और पुरुष जो घर का है उसे भी नहीं पता होता है कि मेनोपॉज में आखिर होता क्या है। तो यूजुअली क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण लिबिडो कम हो जाता है, आपकी जो यौन इच्छाएं हैं वो मर जाती है, और उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से तकलीफ में आ जाते हैं। अब इसमें उपाय के तौर पर अगर हम सोचे तो क्या होता है कि हमारी जो माँ रहती थी, या फिर माँ जिस तरह मेनोपॉज को मैनेज करती थी, या हमारी दादी ने जिस तरह से मैनेज किया है मेनोपॉज को, कभी देखा है अपने माँ को कि मेनोपॉज इसमें बहुत इरिटेट करती है, या कभी हमारे दादी को मेनोपॉज आया होगा कभी हमारे रहते हुए, तो कभी उसमें कोई बदलाव आया? कभी नहीं। दे आर वेरी अकस्टम टू दैट चेंज। वो खुद को अपने आप को उस चेंज से ढाल देती है। अभी हम बहुत ज्यादा रिफाइन हो गए, इसलिए हर सिम्टम हमको ज्यादा महसूस होने लग गया है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि अगर स्त्री मेनोपॉजल एज में अगर उद्यमी रहे, मीन्स काम करती रहे, बहुत ज्यादा काम से जुड़ी रहे, तो क्या होगा कि जो सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं
तो वो चीज महसूस नहीं होती। इसलिए मेनोपॉजल एज में आई हुई चीज को उद्यमी रहना, काम में मशगूल रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो रिश्तेदारियां हैं, हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन, ये सबसे बड़ा चीज है कि आप कॉन्वर्सेशन उस विषय पे भले ही ना करो, एक जनरल कॉन्वर्सेशन में आपका जो प्रेम वार्तालाप है अपने नियर एंड डियर के साथ का जो है, वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि क्यों हमको आजकल मेनोपॉज के सिम्टम्स इतने ज्यादा महसूस होते हैं, उसका राइट। रिलेशनशिप इस चीज को है कि हम सोशल रहे ही नहीं, है ना। सोशल यस। नेटवर्क पे तो एक्टिव है लेकिन हमारा मुंह बंद है, एग्जैक्टली। एक्चुअली मुंह बंद है, लेकिन हम सोशल नहीं रहे। जितना हम सोशलाइज करते हैं तो हमको कोई भी सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे, क्योंकि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है इतने स्ट्रांग नहीं रहते कि चलो उससे कोई बहुत ही बदलाव आपने आ रहे हैं या ये नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहते। लेकिन वो कब कम हो सकते हैं कि आप अगर बहुत ज्यादा सोशल है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मिस रिश्तेदार के साथ अगर आप वार्तालाप में हो, तो डेफिनेटली आपको सिम्टम्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंटली कम महसूस होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जो भूल रहे हैं कि जैसे उपनिषद में कहा गया है कि ज्ञानम स्वयं उत्पद्यते, ज्ञान जो है होता है अंदर से। सच बात है एक्चुअली। हमारे दादियों को, हमारे भाभीियों को, हमारे इसको किसने बताया था? ना कभी माँ बताती थी कि ऐसा कुछ चेंज आता है, पीरियड जाने के बाद ऐसा कुछ होता है। लेकिन फीमेल सब जानती है कि जो अपने में बदलाव हो रहे हैं उसको जानती है, लेकिन वो भाप नहीं सकती। उसका एकमेव रीजन ये है कि स्त्रियां अपने बारे में बहुत कम अवेयर रहती है। वो अपने काम में मशगूल रहती है, लेकिन अपने में क्या जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बहुत अनभिज्ञ रहती है, बहुत दूर रहती है। तो वो अवेयर नहीं रहने के कारण बहुत बार आपको जो सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लगता है कि घर के जो लोग हैं उनको भी ये चीज मालूम होना बहुत जरूरी है। पुरुष जो है घर का या किसी पत्नी का पति है, उसे जो मेनोपॉज के बारे में सिर्फ इतना पता होता है। ज्यादातर पुरुषों को ये पता होता है कि हाँ मेनोपॉज में पीरियड जाते हैं, बस इतना ही पता होता है। बाकी क्या बदलाव होते हैं जो मानसिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे बहुत सारे बदलाव मेनोपॉज लेकर आता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम रिवाइज करें इस चीज को कि क्या मेन क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसको अगर हम रिप्लेस करें, कैल्शियम थेरेपी से रिप्लेस करें, तो वो बिल्कुल जो बदलाव आगे आने वाले हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चीज को, इस हर एक सिम्टम को हमको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बहुत डीप में जाऊं, जैसे कि होम्योपैथ्स यूजुअली मेनोपॉज को एक लेवल पे नहीं देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो बहुत बारीकियों से उसको ध्यान देना पड़ता है। तो मानसिक लक्षण जो है वो क्या होते हैं मेनोपॉज में? सबसे बड़ी जो चीज, जो प्रायर सिम्टम जो आता है कि बहुत चिंता लगने लग जाती है। किस चीज की लगती है फीमेल को चिंता? वो समय में उसे खुद को पता नहीं होता लेकिन चिंता लगती है, घबराहट होती है। कहीं जा रही है, कुछ काम कर रही है तो भी घबराहट होगी। घबराहट के साथ आपको पसीना आएगा और बिल्कुल धड़ धड़ करने लग जाएगा, आपको पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो चिंता किस चीज की हो रही है? अगर घर का पति भी पूछे उसको कि अरे तुम इतनी बेचैन क्यों है, तो वो बोलेंगे कि हाँ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है, कुछ ना हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये बदलाव क्यों है? तो एस्ट्रोजन के लेवल के चलते, उसके कमी के चलते ये पूरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। हार्ट पर के रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, ब्रेन पर के रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। ये जो चीजें होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कम होने के कारण ये बदलाव आना शुरू हो जाता है।
दूसरा सिम्टम जो क्या आता है मेंटल लेवल पे, तो चिड़चिड़ापन आता है, अकारण गुस्सा आना लग जाता है, एग्रेसिवनेस आ जाती है कि उसको ये लगता है वो समय में कि मुझे कोई समझ के लेने वाला इस घर में कोई भी नहीं है, मेरी चिड़चिड़ को पूछने वाला कोई नहीं है, और हर चीज को वो रिएक्ट करना शुरू करती है, छोटी छोटी चीजें रही उसको रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बहुत बार तो ऐसा रहता है कि घर का जो पति रहता है उसको भी पता नहीं चलता है कि यार मैंने तो इसको कुछ नहीं बोला है यार, किसी ने भी नहीं बताया कि ये क्यों चिड़चिड़ कर रही है। वो पूछेगा, बेडरूम में जाके पूछेगा, अकेले में पूछेगा कि यार क्या हुआ है तुझे, मैं देख रहा हूँ आजकल तो बहुत ये करती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती है। वो रो जाती है, रो देती है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं करने आता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन गोइंग उनके विद अंदर इन, क्या वो चल क्या रहा कर रहा है, वो क्या बदलाव है वो पता नहीं चलता है। उसके बाद जो बदलाव आता है वो आता है मेमोरी लॉस का। तो सबसे बड़ा चीज है मेनोपॉज में मेमोरी लॉस बहुत होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। यूजुअली फीमेल्स में क्या रहता है कि दे आर वेरी अटैच टू द फिजिकल थिंग्स, को बहुत अटैच रखती है, वो रहती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है वो उनको पता होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो चीज रखी है वो कहाँ रखी है वो याद नहीं आता। उसके बाद जब याद नहीं आता है तो और चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है और गलतियां बढ़ने लग जाती है। इवन छोटा सा नाम भी, मिस अपने बच्चे का नाम भी भूल जाती है, अगर किसी को बोलना है तो वो भूल जाती है कि अरे हाँ मैं क्यों भूल रही हूँ, मेरे बच्चे का नाम भूल रही हूँ। उसके बाद फिर वो डिप्रेसिव स्टेट आना शुरू हो जाता है कि क्यों हो रहा है ये। कुछ लिखती है समझो तो लिखने में भी गलतियां होना शुरू हो जाती है, और क्या लिखना है ये भी याद उसको नहीं आता है। तो इतने छोटे माइन्यूट चेंजेस मेनोपॉज में कॉमनली होते रहते हैं। और एक सिम्टम है वो है बेवजह रोना। मालूम होता है कि कहीं कोने में जाके खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ या डाइनिंग टेबल पे की चेयर पे बैठ जाओ और रोना शुरू। क्यों रोना आता है ये पता नहीं चलता। अगर मैं उसको थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में जाऊं तो उसका जो फेमिनिटी है वो छीना जाता है ना, नेचर उससे वो उसकी फेमिनिटी छीन लेती है। तो वो छीन लेने का जो दर्द है, वो जो दुख है छीन लेने का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दुख के कारण ये रोना आ सकता है। इतना अकेलापन महसूस होता है कि उस अकेलेपन को वो बिल्कुल जी नहीं पाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो अकेलापन क्यों है। आजू बाजू में सासू जी है, बच्चे है, पति है, फिर भी उसको लगता है कि मैं अकेली हूँ, आई एम अलोन। ये जो है अन उसको पूछने के बाद अगर उसको पूछा क्यों रो रहे हो, मुझे ही पता नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मला एकटं एकटं वाटतंय, मला मेरे को अकेलापन महसूस हो रहा है, इतना तो वो बोल जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको ये जो माइन्यूट चेंजेस है, ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको एज ए फिजिशियन भी बहुत देखना जरूरी है। और अपने आप में क्या बदलाव हो रहा है ये पेशेंट ने भी देखना जरूरी होता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है निगेटिव थॉट्स। बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं, इतने ज्यादा कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। हालांकि पति इतना अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, फिर भी ऐसे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड। ये फीलिंग तो इतनी ज्यादा रहती है कि मैं हर जगह टेकन फॉर ग्रांटेड हूँ, ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मेरा पति भी मेरा नहीं है। वो बहुत बार अपने कॉन्वर्सेशन में बोल भी देती है मेनोपॉजल एज में कि आप भी अब मेरे नहीं रहे। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन नहीं रहे। की अगर हम बात करते हैं। हाँ, हाँ सर, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल पर क्या इफेक्ट होता है ये जो मेनोपॉज की फीमेल्स होती है उनके ऊपर। तो कंसंट्रेशन नहीं होने के कारण वो अपने अपना अपना जो इमोशनल बैलेंस है, या जो भी फीमेल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो भी मार खा जाता है बहुत बार। क्योंकि
इमोशंस पे मास्टरी रहती है। इमोशंस को कंट्रोल करने की मास्टरी अगर किसी में होगी तो जितनी पुरुष में नहीं होती है उतनी स्त्रियों को होती है। लेकिन ये वो स्टेज है कि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाने के कारण वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये बदलाव बहुत ज्यादा है। तो उसको वो जो एकाग्रता नहीं रहती, उसको एकाग्र नहीं कर सकती है, जिसको हम होम्योपैथी में ब्रेन फैग कहते हैं, कि वो ब्रेन फैग आना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ओवर द इयर्स मैंने और एक लक्षण इसमें देखा है कि अ, बहुत सारी फीमेल जो मेनोपॉजल एज में आती है अपने पति के साथ क्लिनिक में आती है। मेरा आवाज आ रहा है? अब तक पहुंच रहा है हाँ आवाज? सर। हाँ हाँ हाँ। ओवर द इयर्स मैंने जितने मेनोपॉजल लेडीज मेरे क्लिनिक में आती है, मेनोपॉजल सिम्टम्स लेके आती है, तो ओवर द इयर्स विचार मैंने किया है तो एक सिम्टम मेरे को बहुत मैजिकली मिलता है। वो बोलती है अपने पति को, बार बार बोलती है कि माझा आयुष्यभर केवळ तुम्ही उपभोग घेतला। मीन्स उसको ऐसे लगता है कि मेरा सिर्फ यूज किया गया है पूरा। तो सबसे बड़ी जो फीलिंग, जो गिल्ट फीलिंग है, वो गिल्ट फीलिंग भी मेनोपॉज में बहुत स्ट्रांगली आना शुरू हो जाती है। आई एम गेट यूज्ड वाली जो फीलिंग है कि मैं हर जगह पे यूज की गई हूँ, ऐसी फीलिंग जो आती है कि वो जो रिग्रेट्स है, जिंदगी के पूरे जो रिग्रेट्स है, मीन्स जिंदगी में जितने रिग्रेट्स है वो अगर कहीं उथल पुथल होके अगर कहीं एक्सप्रेस होते होंगे तो वो मेनोपॉजल एज में होते हैं। तो पुरानी बातें निकल जाती है वहां पर, पुरानी बातें, वो फेज जो है उस फेज में वो सब बोल के दिखा देती है कि एग्जैक्टली मिस आपने, सबने, मिस पति ने मेरा यूज किया है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा यूज किया है। ये फीलिंग जो है वो मेनोपॉज में बहुत स्ट्रांगली आती है। सबसे और एक सिम्टम आता है वो है दुख, कि एक फीलिंग दुख वाली रहती है कि मरोज रहती है, बिल्कुल अकेली रहेगी, ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी। और एक दुखी कष्टी फीमेल है, जैसे कोई अपने घर में कोई खत्म हो गया है या मर गया है, इस तरीके की जो फीलिंग है। तो वो दुख की भावना इस मेनोपॉज में आने की शक्यता रहती है। बहुत बार ऐसा कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जैसे मराठी में एक बोलते हैं कि 16वं वरिस धोक्याचं। मैं तो बोलता हूँ कि वो आजकल इतना 16वं वरिस धोक्याचं नहीं रहा। अभी जो है मेनोपॉज वह धोक्याचं, ऐसा बोलने की एक चीज में मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेनोपॉज में बहुत सारी चीजें, और आजकल क्या हो गया है कि हम बहुत ज्यादा रिफाइन हो गए हैं। इतने ज्यादा रिफाइन हो गए कि हमने हमारी स्त्री सुलभ भावनाएं जो है वो खत्म होने चली है। और एक इंडिपेंडेंस वाला जो सिस्टम है वो इतना बन पड़ा है, चल पड़ा है, कि जो पुरानी बातें हैं वो स्टेज पे आना शुरू हो जाती है। नेचुरली हमारे देश में मिस पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण बहुत सारी ये दिक्कतें हैं आज भी, कि फीमेल को उस तरीके की या वो जो ट्रीटमेंट है वो दी नहीं जाती है। और रियल में सेंस में बोलूं कि पुराने जमाने में भले ही हमारे पिताजी डोमिनेंट रहते थे, हमारे दादाजी डोमिनेंट रहते थे, लेकिन एक बात बहुत बहुत अहम बात है कि वो इज्जत भी अपने फीमेल की करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो इज्जत नहीं किया करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बोलना चाहूंगा आज के इसमें कि जो सबसे बड़ी चीज अगर आपको मीन्स मेनोपॉजल चेंजेस को अगर जीतना है, किसी को भी जीतना है, अगर समझो मेनोपॉजल जितने भी चेंजेस आते हैं उसको जीतना है, तो एक ही शस्त्र आपके पास है, दैट इज अवेयरनेस। आप अपने सिम्टम्स के बारे में इतना अवेयर हो जाओ कि डेफिनेटली ये कब पॉसिबल होगा कि मेनोपॉज के बारे में आपके शहर में भी कहीं पोस्टर लगे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे कि व्हाट इज मेनोपॉज। अगर आप सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के सामने नहीं, एक चौक में अगर आपका बहुत बड़ा बोर्ड है कि मेनोपॉज को किस तरीके से किया। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। तो ये चीज जो है हमारे देश में होती नहीं है। और मेनोपॉज
पुरुषों को कुछ भी नहीं पता होता मेनोपॉज के बारे में। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, कोई सिम्टम्स के बारे में नहीं है, डिसीज के बारे में नहीं है। और मेनोपॉज, सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि मेनोपॉज इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ कंडीशन। सो जस्ट वो एक माइंड में कभी भी रखना, हर एक पेशेंट में रखना चाहिए, उस फील्ड में से जाने वाली हर फीमेल ने ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई डिसीज नहीं है, ये कंडीशन। तो और एक बात एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हम अब जो फीमेल्स है जो मेनोपॉज के नियर है, 40 की उम्र में है, तो उन्होंने वो समय में ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, इस कंडीशंस की, कि जो बदलाव आने वाले हैं उसके साथ मुझे जूझना है, उसके साथ मुझे लड़ना है और मुझे जीतना है। जब आप ये सोचोगे एट द एज ऑफ 40, तो आपको मेनोपॉज कुछ लगेगा ही नहीं। जो बदलाव आएंगे, 2 बार 3 बार मेंसेस आपके कम हो जाएंगे और कुछ नहीं लगेगा आपको। यू कैन अकस्टम टू दैट कंडीशन। जो चेंज है उसके साथ आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे और ये बदलाव आने से शुरू हो जाएगा। और एक चीज है कि मेनोपॉजल एज में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स थोड़े से ज्यादा होने की शक्यताएं रहती है। लेकिन जब भी आपको ओवर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है या फिर जैसे 15-15 दिन ब्लीड होता है, तो डेफिनेटली आप परामर्श ले सकते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट का परामर्श ले सकते हैं, आपके सर्जन का परामर्श ले सकते हैं उस बारे में। तो बहुत बार ये बातें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज बताऊंगा कि आज बहुत सारी फीमेल्स इसको देखेंगी या बाद में रिपीट इस सेशन को देखेंगी। तो आजकल मैं जब देखता हूँ, मैं पुणे गया था तो गिरियारोहण करने के लिए जब मैं वहां जा रहा था, तो एक 85 इयर्स की लेडी गिरियारोहण कर रही थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यार, ये एज में एक लेडी इतना सब कुछ कर सकती है। तो मेनोपॉज के जो 4 सिम्टम्स को तो आसानी से लड़ सकती है। और उनको मैंने नेचुरली पूछा कि मैं यही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि डू यू फेल्ट एनी मेनोपॉजल सिम्टम ड्यूरिंग दैट फेज? तो नहीं म्हणे, मला कधी जाणवलं नाही। मीन्स आप सोच सकते हैं कि आप जितना लाइफ में पॉजिटिव रहोगे ना, तो आप मीन्स कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। और ये मत सोचना कि आपका मेनोपॉज आ गया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपका एस्ट्रोजन खत्म हो गया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। ये सोचना सरासर गलती है। मैं ये सोचता हूँ कि उसके बाद जितनी भी कंडीशंस, मैं तो ये देखता हूँ कि जब किसी 60 साल की उम्र की औरत को मैं हजारों मिस बरगद के पेड़ उगाते हुए जब देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या ताकत है। कभी मैं पायलट उड़ाने वाली कोई माँ को देखता हूँ जो 60 इयर्स की है और उसकी बेटी के साथ वो प्लेन उड़ा रही है, तब सोचता हूँ कि यार कितनी ताकत है। और पूरे जिंदगी भर अपने पुरुष को संभालने वाली स्त्री को देखता हूँ, तो फिर भी मुझे गर्व होता है कि उनमें कितनी ताकत है। तो हम हमारे माँ को, हमारी दादी को, हमारे नजदीक के लोगों को, हम उनको आदर्श माने हमारे घर पे, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब रहे हुए लोग हैं। हमने उनको बहुत करीब से जाना हुआ रहता है कि हमको इंस्पिरेशन कहीं और जगह से लेने की जरूरत नहीं होती। मैं मेरा सेशन एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक बताऊं कि जो अ, अ, एक तारा रानी थी, शिवाजी के फैमिली की, कि उनके जो बेटे थे, उनकी एक बहू थी शिवाजी महाराज की। वो उम्र के 85 ईयर्स तक लड़ाई करती रही। आप सोचो कि घोड़े पर जाकर 85 की एज तक कोई लड़ाई करती है कोई फीमेल, तो उसकी ताकत कितनी जबरदस्त रही होगी। आप सोचिए, वो समय सोचिए कि तब का वो 1675 या 1661 का उसका कुछ टाइम पीरियड है तारा रानी का। आप सोचिए, वो समय में वो अगर वो सिम्टम्स को लेके बैठती थी मेनापॉज को, तो क्या इतने बड़ी चीजें वो उसकी लाइफ में कर सकती थी? नहीं।
और ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। इतनी युद्ध की उसने, और सबसे बड़ी चीज है, ये बातें भले ही इतिहास जमा हो गई होंगी, लेकिन इस ताकत को, अपनी ताकत को पहचानिए। मेनोपॉज को डिसीज मत समझे, इट इज अ कंडीशन, इट विल गो लाइक एनीथिंग। सबसे बड़ी चीज है कि वो अगर चली गई, वो फेज बिल्कुल कूलली अगर जाती है आपके लाइफ में से, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि वो कोई आपके लिए बहुत बड़ा एक सीढ़ी नहीं रहेगी कि जिस पे आप चढ़ नहीं सकते। मेनोपॉज इज जस्ट ए कंडीशन एंड यू कैन डेफिनेटली विन ओवर दैट। आप कोई भी लेवल पे उसको विन कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज की होम्योपैथी में ऐसी कई दवाएं हैं, नियर अबाउट लिस्टिंग 50 रेमेडीज फॉर मेनोपॉजल कंडीशन, तो दे कैन टेक केयर ऑफ यू। और कोई भी होम्योपैथ के पास आप मेनोपॉजल एज में जाते हैं, कोई भी आपको एक्सेसिव सिम्टम्स है, एग्जैगरेटेड सिम्टम्स आपको आते हैं मेनोपॉज के, एग्जैगरेशन है सिम्टम्स का, तो डेफिनेटली वो एग्जैगरेशन कम हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। मेनोपॉज के साथ आप सहजता से लड़ सकते हो। डेफिनेटली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अवेयर रहना जिंदगी में, इस बारे में, अपने बारे में। आप अवेयर कब बन सकते हैं, जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हो, अपने आप को साक्षी भाव में देखना शुरू करते हो, कि जब वो बदलाव जो है, उस बदलाव को देखना शुरू करते हो, वो देखना मात्र ही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, ऐसा मुझे लगता है। आज की इस सेशन पे डेफिनेटली मैं प्रांजल और पूजा का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इस सेशन के लिए मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे चूज किया, एज ए टीचर बोल के चूज किया। जितना भी मैं दे सकता हूँ इस सेशन में, जिस लोग इनको देखेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पूरे जो सिम्टम्स है, ये जो बदलाव है, उन बदलाव को भापेंगे और डेफिनेटली उस पे भी मोहर करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत एक आपके लिए ट्रीट होगा। और आज का जो वुमेन्स डे है, डेफिनेटली आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रांजल, आपको भी बहुत बधाइयाँ। जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। आपका जो स्त्रीत्व है, आपकी जो स्त्री सुलभ भावनाएं हैं, आपने की जो मदर है, उसको कायम जिंदा रखिए। और ये जो मौल्यवान देनगी है, आप आगे की पीढ़ी को देते रहिएगा और एक अच्छी माँ होने का उत्तरदायित्व निभाइएगा। धन्यवाद। इस क्वेश्चन सर है क्वेश्चन है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन, अच्छा आप डॉक्टर पूछिए। नीलम मैम का। आई थिंक उनको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेनोपॉज के लिए क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है। प्रांजल, आपका आपका माइक थोड़ा सा बंद करिए प्रांजल। हाँ हाँ, हेलो, हाँ विचार को। हाँ, अभी डॉक्टर नीलम मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेनोपॉज में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो आई थिंक आपने जो अभी हमारे साथ बातें शेयर की, उसी में आंसर था कि मेनोपॉज के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में अवेलेबल है, और इस इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं मेंटल और फिजिकली फिट रहने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है, और ये अगर सही रखना है, तो आपकी डाइट बहुत मायने रखती है कि आप डाइट को किस तरीके से लेते हो। आपको कैल्शियम रिच डाइट मेनोपॉज में लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जूसेस ज्यादा लेने चाहिए, ताकि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो एक्टिव रहे। जितने भी सिट्रस फूड है आप ले सकते हो, जितने भी येलो स्किन, जितने भी चीजें हैं, तो वो बहुत आप ले सकते हो। क्लासिकली आप उसको मेंटेन कर सकते हो, और वो डाइट में के प्लान प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा है, मैंने जैसे बताया कि आपका जो सोशल स्टेटस है, आपका जो सोशल नेटवर्क है, वो बढ़ाना चाहिए। आपके जो रिश्तेदार है, आपके नजदीकी रिश्तेदार है, उनसे बॉन्डिंग बढ़ानी चाहिए। उनके साथ वार्तालाप आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो अगर आपका होता है, तो डेफिनेटली आप ये सिम्टम्स को आप भूल जाओगे कि आपको कुछ हो रहा है। पुराने ये जमाने में हमारे घर में
हमारे घर में 20 लोग रहते थे, 25 लोग रहते थे, तो डेफिनेटली ओवर द डे पूरा संवाद चलता था रात को 11 बजे तक। किसी को इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि शांत बैठ के अपना वक्त गुजारे। अभी तो हमारे पास वक्त है, लेकिन हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुत सर, बड़ी आपने चीज है बिल्कुल कि सही आपका एक कहा। सोशल नेटवर्क इतना आपका स्ट्रांग चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी सर, इंफॉर्मेशन सर आपने हमारे साथ शेयर की है। अ, एक क्वेश्चन है। हाँ। एक श्वेता करके श्वेता जैन ने पूछा है कि वो 30 आई एम जस्ट 30 स्टिल हैविंग मूड स्विंग्स, तो व्हाई? देर में भी रीजन कि अगर बहुत बार क्या है कि घर की जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें देखना चाहिए कि क्या है। अगर उनके घर में अगर अर्ली मेनोपॉज किसी को आया है, उनकी मम्मी को या उनकी दादी को स्पेशली या नानी को अगर अर्ली मेनोपॉज आया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ फैमिलीज में अर्ली मेनोपॉज की हिस्ट्री रहती है कि 32वें साल में ही मेनोपॉज आ गया है। तो ऐसा होता है, तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि एक्चुअली आपका इमोशनल स्टेटस आज की कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में क्या है। बहुत बार क्या होता है कि जो वर्किंग वुमन रहती है स्पेशली, बहुत बार क्या होता है कि उनका जो स्टेटस है वो स्टेटस के चलते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल घटना शुरू हो जाता है। तो एक मैनिशनेस वाला सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाता है, वो इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाती है कि क्योंकि हम हमारी ईगो को भी बहुत ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं। हम हमारा जो इमोशनल स्टेटस है वो पूरी तरह से तहस नहस होना शुरू हो जाता है। सबसे प्राइम चीज अगर कोई होगी, आपको अगर नेचुरल लाइफ जीना है या नेचुरल मेनोपॉज तक जाना है, तो डेफिनेटली आपका इमोशनल स्टेटस आपको इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मीन्स कोई हेरिडिटरी टेंट नहीं है आपके फैमिली में, तो डेफिनेटली आपने उस इमोशनल स्टेट पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है फिर भी आपकी इमोशनल स्टेट आप बहुत नेचुरली जीवन जी रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस होती है कि जहाँ एस्ट्रोजन लेवल आपका कम होता है, कोई और कंडीशंस रहते हैं, क्योंकि जो हार्मोन से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पूरे जो हार्मोनल सेंटर्स है वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एक हार्मोनल सेंटर भी अगर बिगड़ गया तो बहुत बार उसके परिणाम वो हार्मोन पे आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी कंडीशंस भी ऐसी रहती है, बहुत सर्जिकल कंडीशंस भी रहती है। कोई पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ये आ रहा है, कोई ट्यूमर है छोटा सा, या कहीं और ट्यूमर डेवलप होता है, जैसे कि थायराइड में स्पेशली थायराइड पे कोई ट्यूमर आया है या फिर कोई ग्रोथ हुई है, तो भी ऐसे मूड स्विंग्स कॉमनली अर्ली एज में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको थायराइड भी नहीं है मान लो, तो आपने देखना चाहिए कि आपका मीन्स आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे आपको काम करना जरूरी हो जाता है। तो वो लेवल पे जाके आपको देखना जरूरी हो जाता है। सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। सॉरी, बट लास्ट क्वेश्चन। यदि मेनोपॉज के सिम्टम्स है हमारे, और जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, और बहुत सारी वुमन ड्यू टू मतलब कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले पाती, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो एक्सट्रीम डिसीज में या इनक्योरेबल डिसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा कि क्योंकि क्या रहता है, मान लो अगर मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक एक फीमेल है, वो अभी 42 की है और उसकी लिबिडो इमीडिएटली कम हो जाती है मेनोपॉजल सिम्टम्स, प्री मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉजल के चलते। अगर प्री मेनोपॉजल स्टेट में अगर फीमेल है, उसकी लिबिडो अगर खत्म हो गई है, और अगर मान लो उसका पति ओवर सेक्सुअल है, उसको कॉन्टेक्ट एटलीस्ट वीकली थ्राइस 4 टाइम्स चालू, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके नेचुरली रिलेशनशिप्स बिगड़ जाएंगे। तो वो जो बिगड़ जाने के बाद जो भी आप में जो दुश्वारियां आएंगी, जो दूरियां आएंगी, वो दूरियां
नेचुरली वो मेनोपॉज के कारण आई हुई है, ये दोनों को भी पता नहीं होता है। आपको खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है इस मामले में। ये फीमेल को मेल को बताना जरूरी है कि ये मेरी मेनोपॉजल स्टेट है, यहाँ पर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी कभी, आपको ये एक्सेप्टेंस कहीं कहीं लाना पड़ेगा, ये बोलना जरूरी है। क्योंकि आपका अगर इस दौरान आपका अगर संवाद बदलता है या संवाद रहता ही नहीं है मानो, तो आप सोचो ना कि उसका परिवेश किस चीज में हो जाएगा। आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, आप दूरियां बढ़ती है तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके फैमिली में रहेगा, आपके रिलेशनशिप में रहेगा। नेचुरली आपका ब्लीडिंग पेन्स जो है आपके स्ट्रेस के चलते आपकी ब्लीडिंग एक्सेसिव होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज को भले ही साइंस ना माने, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट उस प्रेजेंट स्टेट में आपके जीवन पर असर छोड़ती ही है, आपके शरीर पर भी असर छोड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दैट मे चेंज इनटू ट्यूमर्स और समथिंग एल्स, लेकिन इस चीज को भले ही साइंस ना माने, लेकिन इससे परिणाम मिलते हैं। तो ऐसा होता है। तो आपको सबसे बड़ी चीज जो पालना है वो यही है कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट एकदम इंटैक्ट रहे। और मैं ये भी कह दूं आपको कि भले ही मेनोपॉजल एज में आपकी लिबिडो कम होती है, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन टेक यू टू द पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर सेक्सुअलिटी आल्सो। कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि जो बहुत अवेयर कपल रहते हैं, दे कैन एंजॉय देयर सेक्सुअल लाइफ टिल देयर 60 इयर्स ऑफ एज और 65 तक भी वो अपनी एज में सेक्सुअल लाइफ नॉर्मली ये करते हैं, व्यतीत करते हैं, नॉर्मली व्यतीत करते हैं। तो वो चीज जो है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के प्रति का जो रिस्पेक्ट है वो मायने रखता है। एक दूसरे के प्रति का जो लव है, प्यार है, वो मायने रखता है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो रिस्पेक्ट अगर पहले से अगर है आप में, तो डेफिनेटली ये चीजें कभी आती ही नहीं है प्रॉब्लम। बहुत ही सही रूप से सर आपने डिस्क्राइब किया है। और मैं और प्रांजल मैडम हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सही में आप लोग ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या आगे भी जो लोग देखेंगे उनको काफी इंफॉर्मेशन यहाँ इस वीडियो से मिलेंगी और वो काफी कुछ सीख पाएंगे और वो सारी चीजें अपने लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एक्चुअली प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको दिया और हमारे साथ इस लाइव में आए हैं। इट्स अ ग्रेट। धन्यवाद 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 आप दोनों का भी। और मुझे लगता है कि इस सेशन को देखकर अपने लाइफ में जो मेनोपॉजल एज में भी एक खुशी के माहौल के साथ जो जिएंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं कि ये सेशन उनके लिए बहुत काम आएगा। और सच में अगर मैं से एक रत्ती भर भी उसका अगर मैं कारणीभूत ठहरूं या मैं कारण बनूं उस खुशी का, मैं उसका एग्जाम्पल हूँ सर। ओके। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ा एक तुमने इनिशिएटिव लिया आज, इतना एक सेशन के थ्रू, एक आज के एक अच्छे दिन ये सेशन लिया, मेरे को बहुत खुशी हुई है। डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ते रहना और ऐसे ही सेशंस हम लोगों के लिए बनाए रखेंगे ताकि होम्योपैथी के बारे में या कॉमन डिसीजेस के बारे में, कंडीशंस के बारे में लोग जानकारी पा सके। यही एक कामना रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अब इस सेशन को हम एंड करने जा रहे हैं। ठीक, ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। सर, थैंक यू।